नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है श्री रामधारी सी दिनकर की लिखी हुई रचना नेता नहीं नागरिक चाहिए। सन 1920-21 के ज़माने में एक विज्ञापन पढ़ा था। क्या आप स्वराज चाहते हैं तो लेक्चर देना सीखिए। इश्तिहार छपवाने वाला कोई पुस्तक विक्रेता था जो इस विज्ञापन के जरिए अपनी किसी किताब की बिक्री बढ़ाना चाहता था। संभवतः किताब में नेताओं के भाषणों का ही संलग्न था। जब से इस देश में व्याख्याओं की ऐसी झड़ी लगी है जैसी झड़ी अब मेघों की भी नहीं लगती। अपने देश में व्याख्यापन लगातार बरसते रहे हैं। उनकी बुद्धि वृद्धि करने वाले नेताओं की तादाद भी बेशुमार रही है। आज़ादी की लड़ाई के दिनों में देश के सामने से लेकर एक सवाल था कि विदेशी शासन कैसे हटाया जाए, मगर यह सवाल जरा टेढ़ा पड़ता था, क्योंकि हुकूमत से लड़ने का अर्थ अपनी जान और माल पर संकट को आमंत्रित करना था। इसलिए जो लोग भी अपनी थोड़ी सी बहुत कुर्बानी देने के लिए आगे आए, उन्हें जनता ने कहकर पुकारा देने की आदत डाल दी। जहाँ एक व्याख्या के मजबूत पर अमल करने का सवाल है, वह परिपाटी स्वतंत्रता के आगमन के साथ ही समाप्त हो गई। अब यहाँ के लोग काम को कम, वाणी को अधिक महत्व देते हैं। हर किसी की यही अभिलाषा है कि दूसरों को कुछ उपदेश दे, मगर खुद किसी भी उपदेश का पालन न करे। यूँ तो देश के नवनिर्माण के ज़्यादा काम ठप पड़े हुए हैं, क्योंकि जो सचमुच देश के नेता हैं वो काम करना नहीं जानते, और जो काम करना जानते हैं उन्हें हाथ पांव हिलाने की अपेक्षा जीप की कैंची चलाने में ही अधिक आनंद आता है। नेता बनने की धुन का यह पहला अवसर है जिसे हिंदुस्तान आज बुरी तरह भोग रहा है। फिर भी यह सच है कि देश के नेता, देश के शिक्षा विशेषज्ञ और बच्चों के माता पिता सभी चाहते हैं कि स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले सभी बच्चे और नौजवान किसी न किसी क्षेत्र में नेता बनने की तैयारी करें। लेकिन क्या किसी ने यह भी कभी सोचा कि अगर सारा समाज नेता बनने की तैयारी में लग जाए तो नेताओं के पीछे चलने वाले लोग कौन रह जाएंगे? और क्या नेताओं से भरा हुआ देश कोई अच्छा देश होता है? कल्पना कीजिए कि देश का एक एक आदमी जवाहरलाल हो गया तो फिर यहाँ का एक एक आदमी सोचेगा, योजना बनाएगा और बहस करेगा। लेकिन तब इस 35 करोड़ से अधिक जनता वाले जवाहरलाल को भोजन कौन देगा, उनके लिए कपड़े कौन बुनेगा, और मुश्किल तो यह है कि उनकी मोटरें कौन चलाएगा। जवाहरलाल बनने में और सब ठीक है, कठिनाई सिर्फ इतनी है कि जवाहरलाल कुदाल नहीं चला सकता, हथौड़े नहीं उठा सकता और ज़्यादातर अपनी मोटर भी आप नहीं हाँकता। बड़ों की बात सुने, उनकी नकल मत करो। यह कहावत किसी भी भारी अक्लमंद ने नहीं कही होगी, लेकिन अब तो बड़ा और छोटा यह भेद सुनने ही लोगों को गुस्सा आ जाता है। जिस जमाने का एक ही नारा हो कि सब लोग समान हैं, उस जमाने में 1 या 10 को बड़ा और बाकी को छोटा बनाना तंजक नगरी नहीं तो क्या है। हर आदमी सिर्फ बराबरी के सिद्धांत पर आगे बढ़ने को अधीर है। नतीजा यह है कि जो यहाँ पर है वह वही कुढ़ रहा है, वह वही जल रहा है। हर एक को शिकायत है कि उसकी वाजिब जगह उसको मिलनी चाहिए। उसे जिस पद पर होना चाहिए उस पर कोई और बैठ गया है जो निश्चित रूप से उसे छोटा और कमज़ोर है। अखबारों के सहायक संपादक अपने प्रधान संस्थापक से जल रहे हैं। मिल का छोटा मैनेजर बड़े मैनेजर के खिलाफ है, और राजनीतिक दलों के भीतर जो द्वेष और धुआं छूट रहा है उसका कारण यही है
कि आगे के नेता को पीछे ढकेल कर कोई दूसरा आदमी उसकी जगह ले लेना चाहता है। सब लोग आपस में बराबर हैं, इस बात का लोगों ने गलत अर्थ निकाल लिया। इसका मामूली अर्थ यह है कि सबको विकास का समान अवसर मिलना चाहिए, यह नहीं कि अवसर की प्रतीक्षा की जाए। बिना जो चाहे वहाँ इच्छा मात्र से पहुँच जाए। अवसर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रोटी दाल की तरह सबके सामने परोसा जा सके। उसे पाने के लिए अपने गुणों का विकास करना होता है। तत्परता, मुस्तैदी और धीरता भी सीखनी होती है और उम्र तथा अनुभव का भी इंतजार करना पड़ता है। मगर नेतागिरी का चस्का लग जाने के कारण लोगों की इज्जत जारी की लियाकत घट गई है और जिस जगह पर आदमी धीरे धीरे और बड़ी कोशिशों के बाद पहुंचता है, उस जगह पर अब लोग छलांग मारकर पहुंचना चाहते हैं। मगर जो लोग छलांग मारकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उसका कारण क्या है? कुछ तो यह है कि कभी कभी दूसरों को उन्होंने छलांग मारकर आगे बढ़ते देखा है, और अधिकतर यह है कि वे काम करना नहीं, हुक्म चलाना चाहते हैं। वे मानते हैं कि जिंदगी का असली मज़ा मेहनत में नहीं, अपने मातहतों को हिदायत भेजने में है। वे इस बात को भूल जाते हैं कि हिदायत भेजने की योग्यता काम करने से ही आती है। जो आदमी अनुभव के दौर से होकर गुजरने से इनकार करता है और मेहनत से भागकर आराम की जगह पर पहुंचने के लिए बेचैन है, उसकी यह बेचैनी ही इस बात का सबूत है कि वह अपने संगठन का अच्छा नेता नहीं बन सकता। नेता का पद आराम की जगह है, उसे बढ़ाकर दूसरा भ्रम भी नहीं हो सकता। अंग्रेजी में एक कहावत है कि किरीट पहनने वाला मस्तक बराबर चक्कर में रहता है। तब जो आदमी मेहनत और धीरज से भागता है, उससे यह कैसे उम्मीद की जाए कि वह 8 पहर के चक्कर बर्दाश्त करेगा। और जिसमें धीरज नहीं, सबसे अधिक वे ही इस चक्कर को अपने माथे पर लेने को क्यों बेकरार हैं। जो अपने काम को प्यार करता है, वो कभी भी नाखुश नहीं होता और न उसे यही रोग सताता है। घड़ी घड़ी मेरा अपमान हो रहा है। जहाँ तक ताकत और अधिकार का सवाल है, नेता चाहे कोई भी हो, अधिकार बराबर उसकी मेज पर विराजमान है। जो मेहनती और ईमानदार हैं, सारी दुनिया मेहनती और ईमानदार व्यक्ति की खोज में है, क्योंकि हर नेता चाहता है कि वो अपनी थोड़ी सी बहुत जिम्मेदारी किसी ईमानदार आदमी पर डाल दे। अधिकतर भोगने का जो असली सुख है, वह नेताओं के नहीं, मेहनती सहायक के हाथ में है। जो भी परिश्रमी और ईमानदार हैं, दफ्तर के अधिकतर उसकी कुर्सी के इर्द गिर्द घूमा करते हैं, और जब अधिकार भोगने का वह सीधा रास्ता मौजूद है, तब लोग नेता बनने के फेर में क्यों पड़ते हैं। नेतागिरी का लोभ एक दूसरी दृष्टि से भी मनुष्य को पतित बनाता है। जीवन की विशाल कर्मभूमि की ओर जरा नज़र दौड़ाइए। सारा संसार नेतृत्व की अभिलाषा का शिकार हो रहा है। जो व्यापार में है वो मुनाफाखोरी और जो चोरबाजारी करके धन में सबसे आगे निकलना चाहता है। जो नौकरी में है वह अपने ऊपर वाले अफसर को ढकेल कर आगे आने को बेचैन है, और जो सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वे भी ऊपर के नेताओं को हटाकर खुद उनकी जगह लेना चाहते हैं। भाषण, गर्जन, तिक्रम, छद्म, झूठे वायदे, धोखे की कसमों से सार्वजनिक जीवन कोलाहल से पूर्ण है। ये सब उनके नेतृत्व की अभिलाषा के दोष हैं। जब मनुष्य यह ठान लेता है कि अपने क्षेत्र में मुझसे सबसे आगे बढ़ना है, तब साध्य का आकर्षण उसके भीतर प्रबल हो जा उठता है और साधन की महत्वता गौण हो जाती है। साधन की महिमा समझने वाला आदमी गलत राह से चलकर आगे आना नहीं चाहेगा, और नेतृत्व का लोभ साधन की महिमा को
कम करता है। इसमें संदेह नहीं। अपनी रेखा को बड़ी करने के बदले दूसरे की रेखा को छोटी बनाने का कुरीत भाव भी नेतृत्व की आकांक्षा से जन्म लेता है। आगे दिन विद्वान चिंतकों और नेताओं से हम यह सुनते ही रहते हैं कि समाज बहुत ही कुरूप हो गया है और इसके सुधार में अब विलंब नहीं किया जाना चाहिए। मगर दुनिया क्यों कुरूप है और इसे सुंदर बनाने का सही तरीका क्या है? समाज का असली सुधार उसमें रहने वाला सुधार है और व्यक्तियों के ही बुरे भले होने से हम समाज को बुरा भला कह सकते हैं। मुख्य बात यह नहीं कि हम दूसरों को सुधारने का उपदेश दें, बल्कि यह सुधार की जो भी बातें हमारे मन में उठती हो, पहले हम उन्हें अपने चरित्र और स्वभाव पर लागू करें। समाज की सुंदरता 2-4 नेताओं से नहीं बल्कि लाखों लाख व्यक्तियों के सुधार पर निर्भर करती है। इसलिए उचित यही है कि समाज की जिन कुरीतियों से हमारी नाराज़गी है उन्हें सबसे पहले हम छोड़ दें और जिन मूल्यों को हम समाज में लाना चाहते हैं उन्हें भी अपने निजी जीवन में सबसे पहले हम ही बरतना शुरू करें। समाज को योग्य नागरिकों की ज़रूरत है, नेताओं की नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई रचना? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। नमस्कार।